वेलकम स्टूडेंट्स टू सिनॉप्सिस आईएएस। दिस इज द मेन इन 300 सीरीज और हम बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट सोसाइटी और possibly the last session on society that I am going to take. When I started this part for mains and क्योंकि इंडियन सोसाइटी को मैंने आपसे कहा था कि जब हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, हम जब उसे समझने की कोशिश करते हैं, देयर इज जस्ट वन वर्ड व्हिच कैन टेल यू, व्हिच कैन टॉक अबाउट दिस, व्हिच कुड रिप्रेजेंट द इंडियन सोसाइटी इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, एंड दैट इज डाइवर्सिटी। अब हमारे समाज में हर तरीके की डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी इन केस ऑफ कल्चर, रिलीजन, अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, हर चीज में डाइवर्सिटी है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे सोसाइटी का है, वो है रिलीजन। अब जब मुल्क बन रहा था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, बैकड्रॉप में ये था दैट देयर वाज अ पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड दैट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन रिलीजन। और उस पार्टीशन की वजह से हुआ क्या, एक सेंस ऑफ कम्युनलिज्म आया। 3 जून 1947 को जब लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो ऑल इंडिया रेडियो जाते हैं, तो वहां उनके साथ 3 लोग और थे व्हेन ही वेंट टू ऑल इंडिया रेडियो, और वो पूरे देश को जो है वो एड्रेस करते हैं। एंड एट दैट पॉइंट ही वाज देयर वर 3 पीपल हु वर अकम्पनिंग हिम, एंड वन वाज जिन्ना, ऑब्वियसली स्पीकिंग फॉर मुस्लिम्स। सरदार बलदेव सिंह वो सिखों की बात कर रहे थे, और पंडित नेहरू वो हिंदुस्तान की बात कर रहे थे। और ये चीज रिफ्लेक्ट होती है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है कि किस तरीके से जो है हिंदुस्तान को एक सेक्युलर स्ट्रक्चर दिया गया। तो आज जो हम टॉपिक बेसिकली बात करने वाले हैं, अगेन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम थिंग, एंड दैट इज सेक्युलरिज्म। एंड तो नेहरू ने द फेमस when the midnight stroke, when world will sleep, India will awake too. So that tryst with destiny. और वहां पे ये चीज रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी थी, क्योंकि कहीं पर भी जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, जिसमें कि पाकिस्तान को अलग करने की बात थी, मुल्क के तकसीम करने की बात थी, वहां पर कहीं पर भी ये चीज नहीं आई कि ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन होगा। और ये दोनों तरफ था। ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन की जो वजह थी, या जो माइग्रेशन जो उस टाइम हुआ, उसकी मेन वजह थी कि द बाउंड्री कमीशन, जो बाउंड्री कमीशन बना सर साइरल रैटक्लिफ के चेयरमैनशिप में पंजाब और बंगाल के लिए। बाकी कहीं इशू नहीं था, इशू था पंजाब और बंगाल का, आसाम का, सिलहट डिवीजन का। तो उसका ये कहना था, बाउंड्री कमीशन ने कहा कि जहां जहां जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं, हम वहां पे बेसिकली दे जस्ट वांटेड टू नो दैट कौन सी कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, कौन माइनॉरिटी में, और जो जिस तरफ होगा उस तरफ चला जाएगा। और ये वजह बना, बाउंड्री कमीशन मेजर वजह बना जो कत्लो गारत हुआ उस दौर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बनने के वक्त। तो ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन का कोई क्लॉज नहीं था। ऑल्दो जब हिंदुस्तान की संविधान, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वर मेनी वॉइसेस। ऑब्वियसली देयर वर सर्टेन पीपल हु वर नॉट हैप्पी विद दिस कम्युनल डिवीजन, एंड one of the person, see, not happy is different and being sad is different, being hurt is different. So Gandhi ji was also not happy. He was sad basically. He never wanted कि इस तरीके का कोई जो है वो बंटवारा हो। और ये उनका बहुत इंपॉर्टेंट एम्फेसिस था कि हिंदुस्तान का जो है कैरेक्टर वो सेक्युलर रहे, क्योंकि और यहीं से सेक्युलरिज्म की बेसिकली शुरुआत होती है। ऑल्दो द वर्ड सेक्युलर इन द प्रीएम्बल वाज इंसर्टेड लेटर ऑन, लेकिन अगर प्रीएम्बल में वो नहीं भी होता, तो इक्वालिटी को अगर हम ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन पे जाते, और लिबर्टी को अगर हम इक्वालिटी और लिबर्टी के ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन पे जाते, तो डेफिनेटली हमें अलग से सेक्युलरिज्म लिखने की जरूरत नहीं थी, वो इनहेरेंट है। बाद में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा दैट सेक्युलरिज्म और वॉट एवर इज इन द प्रीएम्बल इट फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमारे मुल्क का एक बहुत ही
फंडामेंटल है। और यहाँ पे दो चीज समझनी है कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है। मतलब हर कोई एक जो भी रिलीजियस हार्मोनी की बात करता है, लोग उसे उठा के सेक्युलर का टैग दे देते हैं। देखिए, सेक्युलर होने का मतलब पहली चीज, ये इंडिविजुअल का कैरेक्टर नहीं है। ये कैरेक्टर जो है ये एक एक स्टेट का होता है, पहली चीज। और जो इंडियन सेक्युलरिज्म है, इट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द सेक्युलरिज्म दैट एग्जिस्ट इन वेस्ट। क्योंकि हमारे यहाँ जिस हिसाब से लोग हैं और जिस हिसाब से रिलीजन है, सेक्टेरियन डिविजन्स हैं रिलीजन के अंदर, वो सब उन सब में हम वेस्ट के सेक्युलरिज्म को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। हमने इंडियनाइजेशन करना, और हमने किया। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमने इसको इंडियनाइज किया। एंड इफ यू टॉक अबाउट इंडियन सेक्युलरिज्म हैज टू वेरी एंड टू फंडामेंटल एलिमेंट्स। पहली चीज ये कहता है, पहला मतलब ये है सेक्युलरिज्म का, दैट द स्टेट हैज नो रिलीजन, और यू कैन से द स्टेट इज न्यूट्रल। पहली चीज क्या, पहला मतलब क्या है सेक्युलरिज्म का, दैट द स्टेट हैज नो रिलीजन, द स्टेट इज रिलीजन न्यूट्रल। फॉर एग्जाम्पल, आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, कोई क्रिश्चियन मुल्क है, कोई मुस्लिम मुल्क है, इस्लामिक रिपब्लिक ईरान, इराक और पाकिस्तान भी है, सऊदी अरेबिया, या आप मिडल ईस्ट की मेजॉरिटी कंट्री देखेंगे, आप ईस्टर्न यूरोप में देखेंगे जहां थोड़ा सा क्रिश्चियनिटी इम्पैक्ट डालती है, तो स्टेट रिलीजन होता है। इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है। पहला मीनिंग है सेक्युलरिज्म का, या पहला इंटरप्रिटेशन है सेक्युलरिज्म का, कि इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है। इंडिया हैज नो रिलीजन, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, बट इंडिया रिकॉग्नाइजेज ऑल द रिलीजन। हमारे मुल्क का कोई मजहब नहीं है, लेकिन हमारा मुल्क सभी मजहबों को जानता है, सभी मजहबों को आइडेंटिफाई करता है, सभी धर्मों को जो है रिकॉग्नाइज करता है। एंड इट इज टारगेटेड टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, टू कंजर्व, प्रोटेक्शन नॉट इन सेंस कि धर्म की रक्षा नहीं करनी है, उसके कल्चर, उसके ट्रेडिशन, उसके जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, उन सबको इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। सो and here, that is why I told you कि ये liberty आ जाती है. So if we define this, that secularism means that the government should remain neutral on the matter of religion. So our state is neutral in the matter of religion and should not enforce nor prohibit the free exercise of religion, leaving religious choice to the liberty of the people. So I told you, अगर वो 42nd amendment से नहीं आता, 42nd amendment से अगर सेक्युलरिज्म वर्ड जो है, सेक्युलर वर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं होता, तो भी इस लिबर्टी और इक्वालिटी को अगर आप ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन करते तो सेक्युलरिज्म कहीं ना कहीं इनहेरिट हो जाता। नाउ इंपॉर्टेंट फीचर्स अगर हम बात करें तो ये मोस्टली वी हैव डिस्कस, बट दिस इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन इन ह्यूमन लाइफ, क्योंकि हिंदुस्तान खासतौर पे हमारा जो कल्चर है वहां रिलीजन एक इनसेपरेबल पार्ट है, रादर इट्स द आइडेंटिटी। हमारे यहाँ लोग अक्सर नहीं, नाम में मजहब, फिर जाति, फिर गोत्र सब देख लेते हैं। आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अच्छा ये सरनेम है, बिलोंग टू दिस प्लेस और दिस रिलीजन और दिस कम्युनिटी, दिस कास्ट। नाउ इफ यू सी आवर हिस्ट्री, वी हैव सर्वाइव्ड अ लॉट ऑफ टाइम पीरियड एज अ कल्चर। हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो पिछले 5000 साल लगभग हमने बहुत कुछ देखा है। हमने रिलीजियस अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, we have seen multi-cultural, multi-religious, multi-ethnic, any kind of, that's why I told you, whether it is religious or linguistic or racial, cultural, social, we all are so much diverse, and the most important feeling is that concrete, that bond that holds this all diversity together, and that is unity. हम सबको जोड़े हुए है, वो यूनिटी है जो हम सबको जोड़े हुए है। इंडियन सेक्युलरिज्म इज कंपैटिबल विद द आइडिया ऑफ स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म। अब तीसरी बात सेक्युलरिज्म की, पहला क्या, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, दूसरा स्टेट का कोई रिलीजन नहीं, दूसरा कि स्टेट जो है वो सारे रिलीजन्स को आइडेंटिफाई करता है, उनको रिकॉग्नाइज करता है और उनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, प्लस या उनके रिफॉर्म्स में स्टेट विल प्ले अ क्रिटिकल रोल। वी आर टॉकिंग अबाउट रिलीजियस रिफॉर्म्स। नाउ इफ यू सी दिस वन, आर्टिकल 17, अब ये जो है ये अनटचेबिलिटी। नाउ अनटचेबिलिटी वाज, इफ यू गो बैक
it was given and it was not a exactly as something which was religious, मगर उसको deformation of or misinterpretation and multiple misinterpretation of religious text की वजह से जो untouchability had became, it was like कि अब तो ये धर्म का हिस्सा है, नहीं, that was just misinterpretation of multiple times over a longer period of time. That was misinterpretation of religious text. Indian secularism deals with religious freedom of minority communities. Individual has, so the three: profess, practice, and propagate. Three P's of religion that are identified by the Constitution. Three P's are profess, practice, and propagate. Now this, and further going further, this propagation should not amount to forcible conversions. Propagation of religion is okay, but when someone is professing a religion, that should be, that defines his inner conscious. जब उसको अंदर से, आप किसी को गन पॉइंट पे नहीं कह सकते कि तुम जो है इस मजहब को बोलो या इस मजहब को फॉलो करो, इस धर्म को अपनानो. कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत नहीं देता. रादर अगर आप पिकम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं. अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का अगर आपको कहीं ओरिजिनल ऑब्वियसली इंटरनेट पे मिल जाएगा, तो उसको कभी आप ध्यान से पढ़िएगा, तो उसमें एक बड़ी अच्छी खूबसूरत सी लाइन लिखी हुई है. I think that comes it's in the starting paragraph, and that is that there are certain inalienable human rights. There are certain inalienable human rights which no government can take away. And that defines, that is why जब हम democracy की बात करते हैं, हम Bill of Rights की बात करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, वो those people, the founders, I am not talking of America of today, but yes, people like Washington or Samuel Adams, इन लोगों ने जो दिया है चीजों को, दुनिया को, it's great. So yes, and this and that is why forced conversion is something which is not acceptable. तो 3 P's क्या है? प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट. प्रोफेस करिए, आप किसी भी धर्म को, मजहब को जो है वो अपनाइए, उसकी प्रैक्टिस करिए. आपको पूजा करना है, आपको मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, चर्च, गुरुद्वारे, जहां जाना है, अपने एंड लाइक जैसे सिखिज्म में है कि दे हैव turbans and beards and the long hairs, that is a part of their religion. In Hinduism it is about जैसे अगर कोई special occasion है, तो if someone is wearing that and having a tilak, this is what? This is practicing the religion. Muslims हैं, टोपी पहन रहे हैं या दाढ़ी रख रहे हैं, this is a part of religion. Christians, if they are practicing something, that's a part of religion. They are practicing it. So the second P, practice, allowed. Propagate. अब propagation क्या है, ये बड़ा critical हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि कई बार और स्टार्टिंग में हुआ भी ये कि propagation को misinterpret किया गया conversion से. कन्वर्जन नहीं करना है वहां, फिर वापस जब आप प्रोपगेट करोगे तो उस इंडिविजुअल के लिए फिर कहानी वहीं प्रोफेस पे आएगी. एंड दैट प्रोफेस मींस कि वो जो है अपनी मर्जी से, अपने से जो है वो चीजों को माने, किसी की जोर जबरदस्ती नहीं. सो दिस आर लाइक, एंड व्हेन यू आर डूइंग दैट, इवन preserving the culture, maintaining the culture and educational institution is a right given. It's a fundamental right. But there are certain constraints in the in achieving the absolute secularism that we are talking about. There are certain constraints in achieving absolute secularism that we are talking about. अब ये absolute secularism sir क्या है? For example, uniform civil code. Sir क्या बात कर रहे हो? Yes, uniform civil code. This one. Issue ये है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है कि जैसे इस वक्त आपके पास लाइक वी हैव we're talking about the uniform civil code and how it is acting as a constraint. अब यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि जो सिविल लॉज हैं, जो फैमिली लॉ, सिविल लॉज का मतलब बेसिकली यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है मैरिज और दूसरा है इनहेरिटेंस. सारी कहानी यही है, marriage and inheritance.
मैरिज इंक्लूड्स ऑब्वियसली डाइवोर्स के जो लॉज हैं, फैमिली लॉज हैं। अब सवाल यह है कि जब मजहब अलग है, जब धर्म अलग है, और फॉर एग्जांपल मैरिज की अगर हम बात करते हैं तो मैरिज इज अ ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन, और इसके रिलीजियस रिचुअल्स या अगर हम कहें इट्स अ रिलीजियस सैक्रामेंट, इसका स्टेटस हर धर्म में अलग है। भाई कहीं जो है सिर्फ इट्स अ पार्ट ऑफ, नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कहीं जो है इट्स अ सेट ऑफ रिचुअल्स, कहीं इट इज it's going like the father he is coming, the priest he is coming करता है कई जगह। So हर रिलीजन जब अलग है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप इनहेरिटेंस की बात करते हैं, इनहेरिटेंस मतलब जब प्रॉपर्टी का बात आती है, अब प्रॉपर्टी की बात आ रही है तो फिर वही चीज है। कहीं औरतों को किसी रिलीजन में बेटियों को हक है, किसी में नहीं है। किसी रिलीजन में जो है वो माँ बाप का भी हक है, किसी रिलीजन में नहीं है, और ये पार्ट ऑफ रिलीजन है। नाउ इन दिस केस पीपल आर वेरी मच attached in with their religious sacraments, which with their religious rules and regulations, और हम फिर अगर हम उसको हटा के यूनिफॉर्म सिविल कोड लाते हैं तो वो जो फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस है या फ्रीडम टू प्रोफेस है वो कहीं ना कहीं हर्ट होता है। नाउ दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस। यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यस, बट नो। हाँ सर, क्या बात कर रहे हैं आप? यस इसलिए कि हमें एक ऐसा कोड बनाना पड़ेगा जहां पे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का आइडिया है कि एवरीथिंग शुड बी इक्वल, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, बट आई एम सेइंग दैट फर्स्ट इन ऑर्डर टू अचीव दिस यूसीसी यू नीड अ यूनिफॉर्म सोसाइटी। भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड तो वहीं लग सकता है जहां सोसाइटी यूनिफॉर्म हो। Is Indian society uniform? First we have to create, first we have to work towards that. So in that and obviously it limits the path to a truly secular society, क्योंकि फिर वो वाली चीज आ जाती है कि हाँ, अगर किसी सोसाइटी में कोई एविल है वो हटना चाहिए, चाहे चाइल्ड मैरिज हो, सती प्रथा हो, ट्रिपल तलाक का इशू आया तो वो हटना चाहिए, एक्सेप्टेबल। अगर कोई एविल है, कोई ऐसी प्रैक्टिस है which is which is hurting the constitutional or the constitutionalism, it should be removed, but overall it becomes dangerous. Politics and religion, अब ये तो कल भी लास्ट टाइम जब मैंने बात की थी तो ये तब भी आया था दैट अपीजमेंट एंड पोलराइजेशन, और अपीजमेंट और पोलराइजेशन हमने लास्ट क्लास में हमने रीजनलिज्म की बात की थी, या हम कम्युनलिज्म की बात कर रहे हैं, या कास्टिज्म की बात कर लीजिए। हो रहा है पॉलिटिक्स इन्हीं दो चीजों पे तो चल रही है, एक तरफ अपीजमेंट है, एक तरफ पोलराइजेशन है। अब वो जिसको जैसी जरूरत होती है, जिसको जिस फिनोमिना की जरूरत होती है, जिसको जिस कहना चाहिए कि अपनी जरूरत के हिसाब से, कहीं रीजनलिज्म पे अपीजमेंट और पोलराइजेशन शुरू हो जाता है, कहीं कास्टिज्म पे हो जाता है, कहीं कम्युनलिज्म हो जाता है, रिलीजन पे हो जाता है। देन एंड दिस अल्टीमेटली गिव राइज टू कम्युनलिज्म। और इसकी वजह से क्या है, राइज ऑफ फ्रिंज एलिमेंट्स थ्रेटन्स इंडियाज हिस्ट्री ऑफ कम्युनल, एंड वी हैव अ हिस्ट्री ऑफ वी हैव अ हिस्ट्री ऑफ कम्युनलिज्म। ऐसा नहीं है, आप पोस्ट इंदिरा गांधी असैसिनेशन एंटी सिख राइट्स देख लीजिए, वर्स्ट इन द हिस्ट्री। आप पोस्ट बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के राइट्स देख लीजिए, आप 2002 गुजरात देख लीजिए, आप मुजफ्फरनगर, मतलब दिस इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कम्युनल राइट्स। और ये करवा कौन रहा है? आपके हमारे जैसे लोग नहीं हैं। आपके और हमें, मतलब इफ आई टॉक अबाउट द एजुकेटेड मिडिल क्लास ऑफ दिस कंट्री, हमारा कंसर्न क्या है? अच्छी जॉब लग जाए, ठीक ठाक पैसा कमा लें, फैमिली को एक अच्छी बेटर or rather we should improve our standard of living by with generation and generation, better education to our children. This is our concern. लेकिन ये जो है ना, ये वाले फ्रिंज एलिमेंट्स इन द सोसाइटी, ये बड़े खतरनाक होते हैं। ये कम होते हैं,
इतने से होते हैं और ये हर तरफ होते हैं। ये ऐसा नहीं कि किसी एक खास मजहब में है या किसी खास धर्म है, नहीं, ये सब जगह है, ये हर मजहब में है, हर धर्म में है, और इनकी रोटी ही इसी से चल रही है, कम्युनलिज्म से। और इसकी वजह से क्या होता है, राइज ऑफ फंडामेंटलिज्म और स्पेशली फंडामेंटलिज्म लीड टू रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ। मैंने पहले भी कहा है, फंडामेंटल वर्ड सिर्फ एक जगह अच्छा लगता है, दैट इज राइट्स। बाकी फंडामेंटलिज्म जो है ना वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। एंड बेसिकली फंडामेंटलिज्म और द रिजिडिटी or the radicalization is basically related. Fundamentalism आता क्यों है? क्यों? Because there is a rigid interpretation of religion or rigid interpretation of religious text. इसकी वजह से क्या होता है, लिटरल इंटरप्रिटेशन करने लगते हैं। ऐसा नहीं है। As far as the number of religious texts I have गॉन थ्रू, कहीं पर भी अगर आप उसके लिबरल इंटरप्रिटेशन को देखेंगे तो उसमें आने वाले वक्त के साथ होने वाले जो सोसाइटी के चेंजेस हैं उसको स्पेस दी गई है और उससे कहा गया है कि आप इसमें चेंज कर सकते हो, या आप इसके लिटरल इंटरप्रिटेशन ना करके लिबरल इंटरप्रिटेशन। नाउ द प्रॉब्लम इज हियर देन फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट इवॉल्विंग अ जस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर। गरीबी, मुफलिसी जो है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे सेक्युलरिज्म की को अचीव करने का। कल्चरल सिंबल्स एंड सेक्युलरिज्म। अब प्रॉब्लम क्या हो जाता है, कई बार हमने देखा है कि स्टेट फंक्शंस में रिलीजियस एक्टिविटीज हो जाती हैं या रिलीजियस सिंबल्स हो जाते हैं, विच इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। उस पर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो फिर वो पोलराइजेशन और अपीजमेंट और रेडिकलाइजेशन और फंडामेंटलिज्म सारी चीजें निकल के आ जाती हैं। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट आर hindering our country or our society to get that truly secular character. Now what can we do further? First of all, it has already been done. First and the foremost thing जो करनी चाहिए थी secularism को लेके, and that is it forms the basic structure of constitution. This forms the basic structure of constitution. And सिर्फ यहां से काम नहीं चलेगा। अब क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रही है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर जो है वो एक तरीके से बदलाव जो आ रहा है वो बड़ा डेंजरस आ रहा है। एक्सेप्टेंस नहीं बचा है, टॉलरेंस नहीं बचा है, और इन दिस केस नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। एंड व्हेन वी आर सेइंग दैट इट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, इसका मतलब ये है कि अब सरकारों को पब्लिक व्हाट वी कॉल एज एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज की जिम्मेदारी उठानी होगी, एंड दे शुड बी मेड अकाउंटेबल एंड आंसरेबल। कल भी मैंने कहा था आपसे कि जब कोई सिविल सर्वेंट अच्छा काम करता है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है, तो अखबार में खबर आती है कि प्रेसिडेंट से या प्राइम मिनिस्टर से, गवर्नर से, चीफ मिनिस्टर से मेडल मिला, award mila, and we appreciate that, and yes, it should be appreciated. But at the same time, if someone is not doing their job properly in implementing the basic structure of constitutionalism, I repeat again, if any civil servant or government official, if they are not doing their job properly in implementing the spirit, the basic spirit of constitutionalism, they should be punished. Next is this setting up of a commission for secularism. खैर थोड़ा सा वेग सा आइडिया है, लेकिन good for exam. You can come up with a visionary angle. So this you can do there. Then separation of religion from politics बहुत जरूरी है। ये तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को ऑब्जर्व किया। और आप एक चीज देखिएगा, मैंने आई थिंक हिस्ट्री पढ़ाते वक्त इस चीज का जिक्र किया था कि जब भी इन दोनों के बीच नेक्सस शुरू हो जाता है, किस किस के बीच, ये रिलीजन और ये पॉलिटिक्स, इनके बीच जब ये दोनों एक दूसरे के साथ हैंड इन हैंड चलने लगते हैं, इट लीड्स टू डिजास्टर। आप कहीं भी देख लो, डार्क एजेस क्या था यूरोप में, रिलीजन वाज डोमिनेटिंग पॉलिटिक्स। यू सी द अर्ली एजेस, रिलीजन वाज डोमिनेटिंग पॉलिटिक्स। फिर एज ऑफ, देखो यूरोप में एज ऑफ साइंस आया, एज ऑफ रेनेसां आया, और उसके बाद क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपमेंट। फिर फंडामेंटलिज्म आने लगता है यूरोप में, लेकिन जो फंडामेंटलिज्म स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी में आता है वो नेशनलिज्म का होता है। इट हैड टू डू नथिंग विद रिलीजन, बट देन ऑल्सो अ ब्लेंड ऑफ एनी इमोशन विद पॉलिटिक्स विल लीड टू डिजास्टर, वर्ल्ड वॉर्स।
वहां रेशल, वहां रिलीजन नहीं आया तो वहां रेस आ गई। हिटलर को क्या गुमान था? सुपीरियोरिटी का, रेशियल सुपीरियोरिटी का। वो भी तो रिलीजन, ज्यूज के अगेंस्ट द atrocities, or the atrocities is a very smaller word, what he did to Jews. लेकिन जो जुल्म उसने किए वो क्यों थे? वो रिलीजन बेसिस पे थे। क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर, हिंदुस्तान 1947, religion and politics, partition of country. Wherever you will see that these two elements, religion and politics, they are blending with each other, it leads to disaster. तो ये नहीं होना चाहिए. And if you talk again, if to conclude that Indian secularism is a very unique concept and that has been adopted and devised keeping in mind the needs and characteristics of Indian culture. It denotes the core principles of tolerance and respect in the ingrained into the Indian conscious. जरूरी है इस respect को, इस tolerance को, इस acceptance को. Acceptance means not acceptance of religion. Sometimes people misinterpret, sir आप tolerance ना कह के acceptance. हाँ, acceptance का मतलब है कि I am okay with that. कि कोई मेरे बगल में खड़े होके पूजा कर रहा है, ठीक है, वो उसका मजहब है, वो उसका धर्म है. कोई पास में खड़ा हुआ नमाज पढ़ रहा है, ठीक है, लेट हिम डू. वी शुड नॉट बी बॉदर्ड. क्योंकि जब हम देखो सेक्युलर, जैसे सेक्युलरिज्म एक स्टेट का कैरेक्टर है, एक इंडिविजुअल का नहीं, वैसे रिलीजन एक इंडिविजुअल, यू नो, इट इज पर्सनल. How I follow religion is very much different from how my wife follows the religion. Possible. और हो सकता है when my son he grows up और उसको लगे कि नहीं, what my father told me, the basic principles are okay, but I can go for further liberal interpretation. That should be okay. यही होना चाहिए. ये इंडिविजुअलिज्म का काम है. ये क्योंकि देखो हर रिलीजन कहता है कि आपको मरने के बाद वो दैट जन्नत, दोज़ख, स्वर्ग, नर्क वाली, हेवन हेल वाली चीजें हैं. तो किसने जाना है? आपने जाना है. जिसने रिलीजन फॉलो किया उसने जाना. तो वो उसका इंडिविजुअल मैटर हो गया ना. व्हाई पीपल शुड बी बॉदर्ड अबाउट हिम? सो वो, और आपको, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट देयर शुड नॉट, इफ एंड रिलीजन शुड बी टॉलरेंस टू दैट लेवल. और ये रिस्पेक्ट कि अगर मुझे ये लग रहा है कि मेरे किसी रिलीजियस एक्ट से शायद अगर किसी को तकलीफ हो रही है, तो हमें उसे स्लो डाउन कर देना चाहिए या उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेना चाहिए.